टॉपिक इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कहीं पे अगर मैंने वीडियो में टॉपिक का नाम ये बोला होगा सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये गलत है। ये टॉपिक का नाम नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्वेश्चन देखो इसका। क्या दिया है क्वेश्चन में? ये हमारा डेल है, डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर -3 डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई +2 इंटू डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू e⁻² 2x + 3y। ये पावर में है ई के। अब देखो, इस टॉपिक में आपको दो पार्ट निकालने पड़ते हैं। एक होता है सी अप और एक होता है पी आई। सी अप यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम सी अप निकालते। तो सी अप किससे निकालेंगे? ये जो लेफ्ट हैंड साइड रहती है क्वेश्चन की, ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू के इधर वाला पार्ट राइट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो हर क्वेश्चन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको मिलेगा सी अप। राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान मत देना जब हम सी अप निकालेंगे, ठीक है? जब आपको सी एफ निकालना है तो फोकस करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या दिया है उससे कुछ लेना देना नहीं है। राइट हैंड साइड में कुछ भी रहे, राइट हैंड साइड का यूज कब करना है? जब हम पी आई निकालेंगे, ठीक है? ये हर क्वेश्चन के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा, वो इस टॉपिक में आपके काम आएंगी, ठीक है? अगर आपके क्वेश्चन में डेल अपॉन डेल एक्स लिखा है तो इसको रिप्लेस करना डी से, और डेल अपॉन डेल वाई लिखा है तो इसको रिप्लेस करना डी डैश से। एक्स है मतलब डी आएगा, वाई है मतलब डी डैश आएगा, ऐसे ध्यान में रखना। डेल अपॉन डेल एक्स अगर आपको दिखा तो इसकी जगह आपको डी लिखना है, और डेल अपॉन डेल वाई दिखा तो इसकी जगह आपको डी डैश लिखना है। अब देखो, अगर यहाँ पे स्क्वेयर आ गया, डेल स्क्वेयर, अगर ऊपर स्क्वेयर है तो नीचे भी स्क्वेयर आएगा, ऐसे आपको दिया ही रहेगा। तो डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर आया तो आपको क्या लिखना है? डी का स्क्वेयर। अगर डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब आया तो जैसे यहाँ पे स्क्वेयर था तो डी का स्क्वेयर लिखा, अब यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे आएगा डी क्यूब। आपको समझ में आया होगा। अभी आप खुद बता सकते हो। अगर मान लो डेल का पावर है 5 अपॉन डेल एक्स का पावर भी 5 होगा, ये पावर सेम रहते। अब आप खुद बता सकते हो, डी आएगा और पावर में क्या है 5, तो 5 आएगा। अभी आते इधर, यहाँ पे क्या है? डेल अपॉन डेल वाई रहा तो डी डैश, तो डेल स्क्वेयर अपॉन डेल वाई स्क्वेयर रहा तो डी डैश स्क्वेयर, ठीक है? डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब रहा तो डी डैश, और क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। डी डैश, पावर 4 है तो 4 लिखेंगे।
ये आपको समझ में आया होगा, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ऐसा दिया रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया है, अगर नीचे पावर है तो ऊपर भी पावर होना, सेम पावर। डेल एक्स का अगर स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे क्यूब है तो ऊपर भी डेल के साथ क्यूब चाहिए। यहाँ पे 5 है तो डेल के साथ 5 चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे होगा, देखो डेल का पावर कितना है, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाँ नीचे देखो, नीचे और अच्छे से समझ में, नीचे देखना, एक है हमारा डेल एक्स, एक है हमारा डेल वाई। तो डेल एक्स का कुछ पावर है क्या, नहीं है, तो मतलब ऊपर भी पावर नहीं रहेगा। तो ये डेल स्क्वायर को ऐसा ऐसा लिखते हैं हम, लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर है ना, तो डेल इंटू डेल, और नीचे क्या है, डेल एक्स डेल वाई। मतलब ये डेल किसका है, डेल एक्स का है, और ये डेल किसका है, डेल वाई का है। ऐसा होता है वो। ठीक है, हाँ, अगर ऐसे रहा तो, ठीक है, अभी देखो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो अभी पता है आपको, डेल एक्स का पावर है क्या, नहीं है, तो ऊपर भी पावर नहीं चाहिए, मतलब एक डेल रहेगा, इनकी जोड़ी बन गई, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है ना, तो ऊपर भी डेल के साथ पावर नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे y का पावर कितना है, 2, यानी इसका अगर स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, यानी डेल स्क्वायर। और हमें पता है डेल इंटू डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल क्यूब भी होगा। ठीक है, मतलब ये इसका पार्ट हुआ, और एक ये हुआ। तो नीचे क्या दिया है उससे समझ जाना। फॉर एग्जाम्पल और बताता हूं, इसको कैसे लिखेंगे, नीचे देख, एक्स का पावर है मतलब ऊपर भी डेल का, एक्स का पावर 2 है तो ऊपर भी डेल का पावर 2 रहेगा। फिर नीचे भी y का पावर 2 है तो ऊपर भी डेल का पावर 2 रहेगा, हो गया। और हमें पता है डेल स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल रेस टू पावर 4 ही होता है। तो कभी कभी ऐसा भी वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा रहा तो उसकी जगह क्या आएगा, देखो ना, डेल अपॉन डेल एक्स रहा तो क्या लिखते हैं, डी, और डेल अपॉन डेल वाई रहा तो डी डैश। तो मतलब अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ऐसा सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैंने बताया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो क्या लिखेंगे, हमने सेपरेट किया है, तो एक है डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो उसकी जगह हम लिखते डी, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई इसकी स्क्वायर, यानी डी डैश स्क्वायर। यहाँ पे आते, ये रहा क्वेश्चन में तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यानी डी डैश स्क्वायर। समझ में आया। अब एक और शॉर्टकट बता देता हूं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में देखना, डेल एक्स है तो हम क्या लिखते हैं, डी, और डेल वाई है तो डी डैश। देखो ना नीचे देखो, डेल एक्स है तो डी, डेल वाई है तो डी डैश। ठीक है, डेल एक्स है, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, डेल एक्स है तो डी, और डेल वाई स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर। देखो ना, डेल वाई स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, डेल एक्स क्यूब है तो डी क्यूब, डेल एक्स टू दी पावर 5 है तो डी 5,
डेल एक्स है तो डी आएगा, डेल एक्स है तो डी आएगा, डेल एक्स है तो डी आएगा। अब डेल एक्स है तो डी आया, तो इसका पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 आएगा। डेल एक्स है तो डी आएगा, इसका पावर क्यूब है तो इसका भी पावर क्यूब आएगा। डेल एक्स है तो डी आएगा, पावर में 5 है तो पावर में 5 आएगा। हाँ, डेल वाई है तो डी डैश आएगा। और पावर में है क्या, कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखना, कुछ नहीं मतलब 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेल वाई है तो डी डैश आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। डेल वाई है तो डी डैश आएगा, क्यूब है तो क्यूब आएगा। डेल वाई है तो डी डैश आएगा, पावर में 4 है तो पावर में 4 आएगा। शॉर्टकट समझ में आ गया आपको। यहाँ पे भी सेम, डेल एक्स है सिर्फ तो डी आएगा, सिर्फ डेल वाई है तो डी डैश आएगा, डेल एक्स है तो डी आएगा, और डेल वाई स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर। हमें पता है ना, डेल वाई है तो डी डैश आता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। डेल एक्स है तो डी आएगा, और पावर में क्या है 2 तो यहाँ पे भी 2। डेल वाई है तो डी डैश आया, पावर में क्या है 2 तो 2 आया। तो इस प्रकार से आपको ये सब कुछ आपको अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में, अगर जरूरत पड़ी तो। समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अभी बढ़ते आगे। अब जो मैंने अभी बताया आपको वो अप्लाई करना है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ध्यान देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना, क्या लिखना, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इक्वल टू लिखना 0। इक्वल टू ये मत लिखना, हमेशा इक्वल टू लिखना है 0 हर क्वेश्चन में। फिर क्या करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, हमेशा हर क्वेश्चन में करना है इस फॉर्मेट में। अगर क्वेश्चन दिया है तो डी और डी डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अभी मैंने बताया है कैसे क्या करना है। ये जेड की तरफ ध्यान मत देना, ठीक है। अभी आपको पता है, शॉर्टकट डायरेक्ट पता है, डेल एक्स है तो डी लिखना, पावर में क्या है 2 तो 2 आएगा, और ये जेड एज इट इज -3। डेल एक्स है तो डी आएगा, डेल वाई है तो डी डैश आएगा, और जेड एज इट इज +2। डेल वाई है तो डी डैश आएगा, पावर में 2 है तो पावर में 2 आएगा, और जेड एज इट इज इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट तरीका बता दिया है मैंने, ठीक है। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग कट तरीका भी पता ही है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर। तो वही तो डी स्क्वायर लिखा, बच्चा क्या जेड एज इट इज -3 एज इट इज, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये वाला टर्म, इसकी जगह क्या लिखना पड़ता है, डी डी डैश, वही तो लिखा डी डी डैश, और जेड एज इट इज +2 एज इट इज। डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, डी डैश स्क्वायर, वही तो डी डैश स्क्वायर, और जेड एज इट इज। तो ये हर क्वेश्चन में आपको करना है, और इक्वल टू आएगा 0। फिर हर टर्म में जेड होगा, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, और यहाँ पे भी जेड है। तो जेड हमेशा कॉमन निकालना। तो डी स्क्वायर लिख लिया, -3 डी डी डैश लिख लिया, +2 डी डैश स्क्वायर लिख लिया, ब्रैकेट देना, और कॉमन क्या निकाला, जेड। वो आगे भी लिख सकते हो जेड, या पीछे भी लिख सकते हो, और इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या, ये जेड मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 अपॉन जेड क्या होगा, 0 ही तो होगा ना। इसीलिए देखो नेक्स्ट स्टेप में जेड गायब है। तो गायब कहाँ हुआ, क्योंकि ये जेड मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड में आएगा वो तो 0 के डिवाइड में आएगा, और 0 के डिवाइड में जो कुछ भी रहेगा तो आंसर तो 0 ही रहता है। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर क्या आएगा, 0। तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये लिखा, डी स्क्वेयर
माइनस 3d प्लस 2d²। ये z कहाँ चला गया, ये इसके डिवाइड में आया था वो, तो 0/z तो 0 ही होगा। ठीक है, तो जैसे आपने z को कॉमन निकाला तो नेक्स्ट स्टेप में इस z को मत लिखना, बाकी सब कुछ लिख लेना। ऐसे कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लो। फिर ये स्टेप मिलने के बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, d की जगह m लिखेंगे और d' की जगह 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लाने के लिए जहां जहां यहाँ पे d है वहां m लिखेंगे, और जहां जहां d' है उसकी जगह 1 लिखेंगे। तो देखो, d की जगह m लिखा, स्क्वायर एज इट इज, -3 एज इट इज, d की जगह m आया, d' की जगह 1 लिखना है, प्लस 2 एज इट इज, d' की जगह 1 लिखना है, और स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, वही हमारा क्या रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो m² तो एज इट इज आएगा, इसको सॉल्व करना, 3m इंटू 1, 3m ही होगा, 1 से किसी को भी डिवाइड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या आएगा, 2 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको पता है इसके हम क्या निकालेंगे, रूट्स। तो अगर आपने आइगन वैल्यूज वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया है रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि m का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा पावर तो 2 है ना, तो 2 है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। नहीं तो जनरली हम अगर सबसे बड़ा पावर अगर 2 रहा, जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, m है, तो वेरिएबल का पावर अगर 2 रहा सबसे बड़ा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जैसे हमने पढ़ा था कौन सा टॉपिक, आइगन वैल्यूज आपने पढ़ा होगा, तो उसमें m की जगह लैम्बडा रहता था, λ² -3 लैम्बडा प्लस 2 ऐसे रहता। तो हम कैसे इसके रूट्स निकालते थे, आइगन वैल्यूज में हम इनको आइगन वैल्यूज बोलते थे, जिसको मैं यहाँ पे रूट्स बोल रहा हूँ ना, वहां पे उसको आइगन वैल्यूज बोलते थे। तो आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते थे, इनके कोएफिशिएंट देखते थे। तो इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, लैम्बडा के सामने है -3, और लास्ट में क्या है 2। तो इन तीनों वैल्यूज को हम कैल्सी में डालते थे। इक्वेशन मोड में जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेक्ट करना, और इन 3 वैल्यू को हम डालते थे। फिर उसके बाद जो वैल्यूज मिलती थी हमें, उसको बोलते थे हम आइगन वैल्यूज। और इस टॉपिक में हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज नहीं बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। बस नाम का फर्क है, सेम कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट क्या है, m² के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, m के सामने क्या है, 3 नहीं है, विथ साइन -3 है, और लास्ट में है 2। इनको कैल्सी में डालना, इक्वेशन मोड में जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेक्ट करना, और इन 3 वैल्यू को डालना, तो आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे। क्यों 2 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको 2 आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक आइगन वैल्यू रहेंगे, आइगन वैल्यू नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इस टॉपिक में रूट्स बोलेंगे। तो एक रूट आएगा आपका 2 और दूसरा रूट आएगा 1। तो एक को नाम देना m1 और दूसरे रूट को नाम देना m2। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, फिर देखना ये दोनों रूट्स अलग अलग है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो क्या लिखना, रूट्स आर रियल। ये रियल नंबर है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, रियल नंबर है, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो यहाँ पे डिफरेंट की जगह लिखना इक्वल। मान लो आपकी दोनों वैल्यू आई 1 1,
या 2 2 या 3 3 या -1 तो डिफरेंट की जगह इक्वल लिखना, बट यहाँ पे तो अलग है तो डिफरेंट लिखना। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। फिर हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किसके लिए? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट आया तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो देखो वो फॉर्मूला क्या है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अगर आपके रूट्स रियल एंड डिफरेंट है तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना। क्या है फॉर्मूला? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू F1 y प्लस M1x प्लस F2 y प्लस M2x प्लस सो ऑन, कहाँ तक? n तक। अब आपके रूट्स कितने हैं उस हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। जैसे आपके 2 रूट्स है तो यहां तक लिखना फॉर्मूला। अगर 3 रूट्स है तो F1 y प्लस M1x प्लस F2 y प्लस M2x प्लस F3 y प्लस M3x। ठीक है, 3 रूट्स रहेंगे तो यहां तक। अब 4 रूट्स रहेंगे तो आप खुद लिख सकते हो, कैसे? प्लस आएगा F3 के बाद F4 y प्लस M3 के बाद M4x। तो 2 रूट्स है तो यहां तक लिखना, 3 रूट्स है तो यहां तक लिखना, 4 रूट्स है तो यहां तक लिखना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला कौन से केस के लिए? जब हमारे रूट्स क्या रहेंगे? रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां तक आएगा, लिख लिया मैंने। देखो अब क्या करना, इसमें M1 और M2 की वैल्यू पुट कर लेना, बाकी एज इट इज। F1 एज इट इज, y एज इट इज, प्लस M1 की वैल्यू है 2, x एज इट इज, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस F2 y एज इट इज, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होगा? एक्स ही होता है ना। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 नहीं लिखा है मैंने। आप भी मत लिखना, डायरेक्ट एक्स लिख लेना। ठीक है, हाँ -1 रहता तो फिर माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो यहाँ पे माइनस करना और एक्स लिखना। अगर ये माइनस रहता तो क्या आ जाता? देखो यहाँ से y प्लस, मान लो M2 माइनस रहता तो ये -1 और x एज इट इज, तो ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो y -1 लिखने की जरूरत नहीं है और x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, हमारी प्लस वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा? y प्लस एक्स, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर निकालना है। ये हमारा CF निकल गया। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे? PI। तो PI के लिए क्या करना? हमेशा हर क्वेश्चन के लिए PI निकालने के वक्त हेडिंग दे देना पर्टिकुलर इंटीग्रल, सबसे पहले ये लिख लेना। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। ये जनरल फॉर्मूला समझ लो, PI इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D कॉमा D डैश इंटू फंक्शन ऑफ X कॉमा Y। ठीक है, तो अभी ये कहाँ से मिलेगा? फंक्शन ऑफ D कॉमा D डैश और फंक्शन ऑफ X कॉमा Y। तो देखो ये जो यहाँ तक आप, ये जो स्टेप मिली थी ना हमको, Z कॉमन निकालने के बाद ये स्टेप मिली थी ना, तो यही हमारा क्या होता है? फंक्शन ऑफ F ऑफ D कॉमा D डैश। ये जो है ना फंक्शन ऑफ D कॉमा D डैश, ये होता है, हमेशा ध्यान में रखना। Z कॉमन निकालने के बाद जो स्टेप रहते ना, वही हमारा फंक्शन ऑफ D कॉमा D डैश रहता। सिर्फ इक्वल टू 0 मत लिखना, यही वाला लिखना, ये वाला पार्ट सॉल्व करते वक्त। ठीक है, इक्वल टू 0 मत लिखना, ये जो है ना इतना पार्ट।
लिख लिया मैंने। फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या रहता है, ये जो राइट हैंड साइड दिया है ना आपको, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। हर क्वेश्चन में जो भी आपको राइट हैंड साइड में दिया रहेगा उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो लिख लिया फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देखो अब सॉल्व कैसे करना है, तो चलो इसमें अभी ये पुट कर देते हैं। तो पी आई इक्वल टू 1 तो रहेगा। फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या है, ये है, लिख लिया। इनटू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, लिख लिया। अभी देखो जैसे आपने ये स्टेप कर ली, ठीक है, अभी देखना आपकी कौन सी केस लगेंगी, क्योंकि पीआई की बहुत सारी केसेस होती है, ठीक है, बहुत सारी केसेस होती है। तो इसमें से कौन सी केस लगेंगी ये आपको देखना पड़ता है। तो कौन सी केस लगेंगी कैसे पता चलेगा, तो आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई देखना है, या फिर आप बोल सकते ये वाला पार्ट आपको देखना है। यही तो है हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या यहाँ पे भी देख सकते हो आप। अगर एक्सपोनेंशियल है, ई यानी एक्सपोनेंशियल, तो ई अगर आपको दिखा तो समझ जाना कौन सी केस लगेंगी, ये केस 1 लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल है ना, ठीक है। देखो समझ में आ गया। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में क्या है अपना, एक्सपोनेंशियल है। ई के पावर में क्या है, 2x प्लस 3y। तो वही तो केस है, ई पावर में जैसे x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रह सकती है। प्लस y है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3, ये भी कुछ भी हो सकती है। तो समझ में आया ये केस 1 कब लगेगा, जैसे आपको एक्सपोनेंशियल दिखा तो समझ जाना केस 1 आपको यूज करना है। तो केस 1 में क्या क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो केस 1 में क्या क्या होता है, ये तो हर केस, ये ए मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। तो अभी बताया मैंने, ए की वैल्यू क्या होंगी, एक्स का कोएफिशिएंट, और बी की वैल्यू वाई का कोएफिशिएंट। तो ए की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, एक्स के सामने देखना कौन सी वैल्यू है, तो ये 2 होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, जो एक्स के सामने वैल्यू होती है वह, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि ए मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह आएगा 2। फिर बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई के सामने देखना कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो बी की वैल्यू आ गई 3। तो दो वैल्यू मिल गई। फिर क्या करना है आपको, डी की जगह डी की वैल्यू क्या रहेंगी, ए, और डी डैश की वैल्यू रहेंगी बी। तो डी इक्वल टू ए और डी डैश इक्वल टू बी। तो डी मतलब क्या होता है, ए, और ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। और डी डैश मतलब होता है बी, तो डी डैश इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 आएगा। तो हमें डी की वैल्यू मिल गई और डी डैश की वैल्यू मिल गई। तो पहले तो हमें ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, देन हमें डी की वैल्यू चाहिए और डी डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये मिलने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, यहाँ पे आपको हमेशा पुट करनी है कौन सी वैल्यू, डी की वैल्यू
और डी डैश की वैल्यू। इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको ऐसे ही रखना पड़ता है। ये जो हमारा फंक्शन होता है डी कॉमा डी डैश, यही है ना, देखो ना। तो इसमें आपको डी की वैल्यू पुट करना है और डी डैश की वैल्यू पुट करना है, बाकी एज इट इज। तो देखो पी आई लिखा मैंने, 1 भी लिखा है, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू पुट करो, तो डी की वैल्यू कितनी है 2, तो डी की जगह आया 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, बराबर ब्रैकेट देना। फिर -3 तो एज इट इज लिखेंगे। डी की जगह क्या लिखना है 2, लिखा मैंने 2। डी डैश की जगह लिखना है 3, लिखा मैंने 3। मल्टीप्लाई में है ये सब, प्लस 2 एज इट इज। डी डैश की जगह क्या लिखना है 3, और स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर, और ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा। फिर कैसे सॉल्व करना है, देखो पी आई इक्वल टू 1 एज इट इज, इतना कैल्शियम में डालना, ये वाला। ये पार्ट आप कैल्शियम में डालना, तो आपको आंसर मिलेगा 4, और इनटू एज इट इज। अब और तो आगे सॉल्व कर नहीं सकते, ये 1/4 ही रहने देना, 0.25 की मत लिखना। तो ये रहा हमारा पी आई का आंसर। तो इस प्रकार से आपको पी आई निकालना है। और लास्ट में क्या लिखना, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इक्वल टू सी एफ क्या आया था वो लिख लेना, ये हमारा सी एफ था, लिख लिया। फिर ये प्लस लिखना, और पी आई क्या आया था हमारा, ये आया था, वो लिख लेना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। तो सिंपल है, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, कैसे, ये वाला, ठीक है। पहले हम सी एफ निकालेंगे, तो आपको पता है इसको कैसे कन्वर्ट करना है, अभी मैंने बताया। डेल अपॉन डेल एक्स ये लिख लेना, इसमें मैंने बताया नहीं है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड लिखना इक्वल टू 0, फिर पुट डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी एंड डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी डैश, ये हमेशा लिखना। फिर आपको पता है ये कैसे कन्वर्ट करते, नीचे देखना, एक्स है तो डी आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, जेड -5 एज इट इज। एक्स है तो डी आएगा, वाई है तो डी डैश आएगा, जेड एज इट इज, +6 एज इट इज। वाई है तो डी डैश आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, जेड एज इट इज। फिर हमें पता है तीनों टर्म में जेड है, तो जेड कॉमन निकालो। फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0/z क्या होता है, 0 ही होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है। z को हटा देना, बाकी एज इट इज। फिर हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d की जगह m पुट करना, d डैश की जगह 1 पुट करना, तो वही मैंने किया है, पता है आपको। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको सॉल्व करना, आपको ये मिलेगा। फिर इनके कोएफिशिएंट, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, m के सामने -5, और ये 6। कैल्शियम में डालना, दो वैल्यूज मिलेंगी जिनको हम बोलेंगे रूट्स। पहली वैल्यू 3, उसको m1 देना, दूसरी वैल्यू 2 आएंगे, m2 देना। तो दोनों वैल्यू कैसे, रियल तो है ही, रियल नंबर है ना, और दोनों वैल्यू अलग अलग है तो डिफरेंट। तो जो हमने पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही वाला, क्योंकि रूट्स कैसे रियल एंड डिफरेंट है, और दो ही तो है ना रूट्स, तो दो रूट्स है, तो ये फॉर्मूला। फिर क्या करते, इसमें बस m1 की वैल्यू लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, इस फॉर्मूले के बाद लिख लेना, पुट m1 इक्वल टू 2 एंड m2 इक्वल टू 1। तो बस m1 की जगह आएगा 3, और m2 की जगह आएगा 2, बाकी एज इट इज, ये सी अप निकल गया। फिर आपको पी आई पता है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना। फिर एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश कर क्या रहता है, ये वाला पार्ट बताया था मैंने, और इक्वल टू 0 नहीं लिखते, सिर्फ ये वाला लिखते। और फंक्शन एक्स कॉमा वाई क्या रहता है, ये जो राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे पुट करेंगे,
वन लिखा, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश यानी ये लिखा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी ये लिखा। हमें पता है कौन से केस लगेंगी, जैसे आपको ई दिखा समझ जाना केस नंबर वन, एक्सपोनेंशियल दिखा समझ जाना केस नंबर वन है। यहां से समझ में आता है कौन सी केस है। ई दिखा तो केस नंबर वन। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते, a और b की वैल्यू निकालते। तो a की वैल्यू कैसे निकलती है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ y। तो x के सामने कुछ नहीं मतलब वन है, तो a की वैल्यू वन आएंगी, और y के सामने कुछ नहीं मतलब वन है, तो b की भी वैल्यू वन आएंगी। फिर हम d की वैल्यू निकालते हैं, d डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू क्या होती है, जो a की वैल्यू है, और d डैश की वैल्यू क्या रहेंगी, जो b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी है, वन, तो d इक्वल टू वन, और d डैश यानी b, तो b की वैल्यू लिखना, तो b की वैल्यू क्या है, वन। तो हमें मिल गया d की वैल्यू मिल गई और d डैश की वैल्यू मिल गई। फिर हम ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करते, इसमें, हमेशा ध्यान में रखना यहाँ पे ही पुट करना है, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो जहां जहां आपको डी दिख रहा वहां वहां वन लिखो, जहां डी डैश है वहां भी वन लिखो। देखो बाकी एज इट इज वन लिखा, डी की जगह वन, स्क्वेयर एज इट इज, -5 एज इट इज, डी की जगह वन, डी डैश की जगह वन, +6, डी डैश की जगह वन, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर, ये एज इट इज। इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको हमेशा ऐसे ही रखेंगे। फिर वन एज इट इज लिखना, ये डालना पूरा कैल्सी में, आंसर आएगा टू, और इनटू एज इट इज, ये रहा हमारा पी है। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम, कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी अप प्लस पी आई। तो सी अप का आंसर जो आया था वो लिख लेना एज इट इज, ये प्लस पी आई का जो आंसर आया वो लिख लेना। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने थे। अब देखो एक और क्वेश्चन, केस वन के ऊपर मैंने दो क्वेश्चन बता दिए। अब देखो अगर मान लो ये क्वेश्चन है, अगर ई के सामने कोई वैल्यू भी रही तो भी केस वन ही लगेंगी, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहाँ पे वैल्यू है टू, ऐसा रहता, टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो दूसरी कोई केस नहीं लगेंगी, केस वन ही लगेंगी। इस टू का कुछ नहीं करना है, ये टू को क्या कर लेना, जैसे यहाँ पे आप टू लिखोगे ना, यहाँ पे भी, तो इस टू को इधर लिख लेना मल्टीप्लाई में, तो वन इंटू टू क्या होगा, टू आएगा। तो जहां जहां वन था ना वहां वहां टू आ जाएगा। तो इससे घबराना मत, एक्सपोनेंशियल के सामने अगर कोई वैल्यू दी है तो केस तो वन ही लगेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। तो इस टू को क्या कर लेना, इस वन से मल्टीप्लाई कर देना टू, वन इंटू टू, तो वन इंटू टू यानी टू हो जाएगा। तो जहां जहां वन है वहां वहां टू आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन केस वन पर हो गया क्वेश्चन एक, अभी केस टू का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो ये सी अप निकालना तो आपको आ गया, ये आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, ये सी अप तक आप खुद निकाल सकते हो। यहाँ पे भी दोनों रियल नंबर है और डिफरेंट है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो हमने दो क्वेश्चन में लगाया। अभी मेन क्या है, पी आई, तो ये भी फॉर्मूला लिखना ही पड़ता है। फिर हमें पता है एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या होता है, ये इतना पार्ट हम लिख लिया। और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है, ये जो राइट हैंड साइड, तो इसके जगह ये लिख लिया। अभी देखना कौन सी, अभी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वगैरह है क्या, नहीं है, तो पहली केस नंबर वन तो नहीं लगेंगी, तो केस नंबर कौन सी लगेंगी, टू। तो केस टू क्या है, जब भी साइन रहेगा या फिर कॉस रहेगा तो केस टू लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन है, अंदर कुछ भी रह सकता है, ठीक है।
एक्स रहेगा, एक्स के सामने वैल्यू रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। वाई के सामने वैल्यू रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। ऐसा भी रह सकता है नहीं है, साइन एक्स प्लस वाई, या साइन एक्स माइनस वाई, या फिर साइन कुछ भी वैल्यू 2x प्लस 3y। ठीक है, तो x के सामने वैल्यू रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। y के सामने वैल्यू रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, साइन दिखा, समझ जाना, केस टू। या फिर कॉस, साइन की जगह कॉस भी रह सकता है, साइन की जगह कॉस भी रह सकता है, साइन की जगह कॉस भी रह सकता है। तो साइन या फिर कॉस दिखा आपको, तो समझ जाना आपको केस टू अप्लाई करनी है, ना केस वन अप्लाई करनी है, ना दूसरी केस अप्लाई करनी है। केस टू अप्लाई करनी है, साइन या फिर कॉस रहा तो यहाँ पे अभी केस टू कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें भी सेम होता है, जैसे यहाँ पे भी ए का कोई, ए मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो इस केस में भी वही होगा, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो इस केस में भी आपको सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए मतलब हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के सामने देखना क्या है, एक्स के सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो ए की वैल्यू आएंगी 1। और बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई के सामने क्या है, 2 नहीं है, विथ साइन -2, तो बी की वैल्यू -2। फिर हमें क्या लिखना पड़ता है, डी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी पड़ती है, डी इंटू डी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और डी डैश स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। केस वन में डी और डी डैश की ही वैल्यू निकालते थे, बट केस टू में आपको 3 वैल्यू निकालना है, डी स्क्वेयर, डी इंटू डी डैश और डी डैश स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर की वैल्यू कैसे निकलेंगी, ये फॉर्मूला समझ लो, माइनस ब्रैकेट ए का स्क्वेयर, डी डैश यानी माइनस ए इंटू बी, और डी डैश स्क्वेयर यानी माइनस ब्रैकेट में बी और उसका स्क्वेयर। तो कैसे निकलेगा देखो, डी स्क्वेयर एज इट इज, माइनस एज इट इज लिखना, ये ब्रैकेट जैसे मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से लिखना है। ब्रैकेट दिया, ए की वैल्यू पता है 1 और उसका स्क्वायर, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, माइनस एज इट इज, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 ब्रैकेट में, डी डैश स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू एज इट इज माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू -2 ब्रैकेट में -2 उसका स्क्वायर। अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो गलती हो जाएंगी, इसलिए मैं जैसे ब्रैकेट दे रहा हूं उसी को फॉलो करना। अब इसको कैल्सी में डालना, देखो अगर आपको मैनुअली आता है, किसी किसी को नहीं जमता, कभी कभी एग्जाम में घाई घाई में मिस्टेक हो सकती है, तो कैल्सी में डाल देना इसको, बराबर माइनस ब्रैकेट 1 उसका स्क्वायर, आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा 2, और इसका आंसर आएगा -4। तो हमें डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, डी डी डैश की वैल्यू मिल गई, और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है इन तीनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम, इसमें भी, इसमें ही पुट करना पड़ता है। केस वन में भी तो हम वही करते थे, डी और डी डैश की वैल्यू कहाँ पुट करते थे, इसमें ही तो पुट करते थे। तो जो भी हम वैल्यू निकालते हैं ना, डी स्क्वेयर, डी डैश, डी डैश स्क्वेयर, इसमें ही पुट करना है हमेशा। ठीक है, तो चलो पुट करते। तो डी स्क्वेयर यानी -1, ठीक है, डी स्क्वेयर की जगह -1 है, ऐसी गलती मत करना कि डी स्क्वेयर यानी -1 लिखा और फिर से स्क्वेयर दे दिया, -1 लिखा और फिर से स्क्वेयर दे दिया, ऐसे नहीं करना है। हमें ये डी स्क्वेयर की वैल्यू पता है पूरी, डी स्क्वेयर यानी क्या होता है -1, तो इस पूरे डी स्क्वेयर की जगह -1, फिर ये -3 एज इट इज, फिर डी इंटू डी डैश की वैल्यू भी पता है, डी इंटू डी डैश की वैल्यू 2, तो इसकी जगह आएगा 2 प्लस 2 एज इट इज, और इसकी वैल्यू पता है डी डैश स्क्वेयर की वैल्यू, डी डैश स्क्वेयर की वैल्यू है -4, तो -4, और इसको तो कुछ नहीं करते हम,
यहाँ पे जो भी रहता है उसको एज इट इज आखिर तक, फिर 1 एज इट इज, इसको डालना डायरेक्ट कैल्सी में, कैल्सी में डालोगे आंसर आएगा -15, ये एज इट। एक काम कर लेना, जब भी डिनोमिनेटर में माइनस आएगा उसको ऊपर लेके चले जाना। ये रहा हमारा पी आई, बाकी एज इट इज, सिर्फ माइनस को ऊपर लिखा, बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू सी अप प्लस पी आर। तो सी अप तो हमारे पास है जो हमने पहले निकाला था, ये रहा हमारा सी अप, तो एज इट इज लिख लेना। फिर प्लस पी आई लिख लिया। फिर यहाँ पे एक और स्टेप क्यों बढ़ी, तो ये तो एज इट इज लिख लिया हमने। हमें पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 1 एज इट इज, 15 एज इट इज, ये भी एज इट इज। तो ये रहा हमारा आखिर का आंसर। तो इस प्रकार से केस 2 को सॉल्व करना है। ये केस 2 वाला क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया। केस 1 का भी कर लिया हमने, केस 2 का भी कर लिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये 2 नहीं रहता, ऐसे रहता, तो साइन x माइनस वाई, तो a की वैल्यू कितनी आती, b। a मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के सामने कुछ नहीं मतलब 1। और b मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, y के सामने कुछ नहीं मतलब 1 होता है। और विथ साइन लिखना यानी -1। चलो एक और क्वेश्चन केस 2 पर देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए, और इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अभी तक हमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देते थे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में, और फिर इसको कन्वर्ट करते थे हम इस फॉर्मेट में, है ना। तो यहाँ पे अभी ये फॉर्मेट डायरेक्ट दिया है, देखो ये वाला फॉर्मेट है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया, तो ये स्टेप आपकी बच गई। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में देते हैं क्वेश्चन, कभी कभी इस फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है ये जो ऑलरेडी इन्होंने z वगैरह कॉमन निकाल के दिया है, तो हमें पता है ये z मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइडेड बाय z, तो 0 ही होगा। इसीलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है हम इतना ही लिखते, z गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय z 0। फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी की जगह m पुट करते हैं और d डैश की जगह 1। तो ये सब कुछ आपको पता है कैसे करना। तो जब आप सॉल्व करोगे क्या डालोगे कैल्सी में, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2 और लास्ट में 1। जब ये तीनों वैल्यूज डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहली वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू भी -1, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, अभी इसमें ट्विस्ट क्या है, देखो जब आप एक कैल्सी में डालोगे ना तीन वैल्यू 1 to 1, तो आपको पता है ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो दो वैल्यूज आनी चाहिए, बट आपको कैल्सी एक ही वैल्यू दिखाएगा। जैसे देखो मैंने इसमें डाला है, कैसे इसमें कैसे जाते हैं, जैसे मोड सेटअप में गए, फिर 5 जाना इक्वेशन, फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक है यानी 3, ये तीनों वैल्यूज डालना, 1 फिर इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू, डाल दिया 3 वैल्यूज, फिर इक्वल टू प्रेस करना, तो ये आई पहली वैल्यू, और फिर से इक्वल टू दबा रहा तो दूसरी वैल्यू आ ही नहीं रही, ये 1 दूसरी वैल्यू नहीं है, ये तो एक ही वैल्यू है, यानी ये पहली वैल्यू, एक ही वैल्यू आ रही है, देखो ना x इक्वल टू -1, फिर दूसरी वैल्यू आ ही नहीं रही है। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करते थे, देखो इसको क्या डालेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है 1 -3 और लास्ट में 2, देखो अब 1 -3 और लास्ट में है 2 इक्वल टू दबाए,
तो देखो यहाँ पे लिख के आया x1 यानी पहली वैल्यू और x2 यानी दूसरी वैल्यू। बट इसमें देखो x1 x2 आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है x, जैसे 1 2 1। तो देखो डायरेक्ट x लिख के आ रहा है, x1 और x2 नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट x लिख के आया तो समझ जाना जो भी हमारी वैल्यू आएंगी वही वैल्यू रिपीट हो रही है, ये समझ जाना। अगर x1 x2 नहीं आया, सिर्फ आपको x लिख के आया और जो भी वैल्यू आई समझ जाना दोनों वैल्यू सेम है, यानी x1 भी -1 है और x2 भी -1 है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो एक को हम बोलेंगे m1 और एक को बोलेंगे m2। तो जब भी आपको सेम वैल्यू मिल जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2, क्योंकि दो रूट्स है ना, m1 इक्वल टू m2 और इक्वल टू इसको m ले लेना और जो भी वैल्यू आई लिख लेना। ये कब करना है, जब आपके पास इक्वल रूट्स हो, दोनों रूट्स सेम आए ना, तो इसलिए इक्वल रूट्स वाला हो गया। तो m1 लिखना इक्वल टू m2 लिखना और इक्वल टू m लिखना और इक्वल टू वैल्यू लिखना। अब ये हमारा कौन सी केस हो गई, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट नहीं है। कैसे हमारे रूट्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये केस 2 लगेंगी। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले समझ लो। अगर आपके दो दो रूट से इक्वल तो यहाँ तक आएगा, 3 है तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, दो इक्वल रूट्स है तो यहाँ तक लिखना फॉर्मूला, 3 इक्वल रूट्स है तो यहाँ तक लिखना। ठीक है, तो अभी तो हमारे कितने रूट्स इक्वल है, 2 ही है, तो हमने लिख लिया यहाँ तक फॉर्मूला। फिर क्या करना है, सिंपल m की वैल्यू पुट करना है। m की वैल्यू मतलब -1, तो m की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। f1 एज प्लस इंटू -1 क्या होगा, -1 होगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। यहाँ पे भी प्लस इंटू -1 क्या होगा, माइनस होगा, 1 तो हम लिखते नहीं है। तो ये रहा हमारा CF का आंसर। ठीक है, अभी PI कैसे निकालेंगे, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था सेम, क्योंकि हमें पता है ये हम फॉर्मूला लिखते, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या होता है, ये होता है हमारा, लिख लिया उसकी जगह। एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो राइट हैंड साइड में रहता है वो होता है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई, लिख लिया। अब हमें पता है कौन सी केस लगेंगी, साइन है तो केस 2, ई नहीं है तो केस 1 तो लगेंगी नहीं, साइन है तो क्या लगेगा, केस 2, कॉस रहा तो भी केस 2 ही लगाना। तो इस केस 2 में क्या करना पड़ता है, ए और बी की पहले वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर डी स्क्वेयर, डी डी डैश और डी डैश स्क्वेयर की वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था सेम आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यूज निकाल के दी, सेम आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, और ये आपके आंसर आने चाहिए। ए मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो ए की वैल्यू 1। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के सामने क्या है 2, तो बी की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो, अब इस क्वेश्चन में अलग क्या दिख रहा है आपको, कुछ ना कुछ अलग दिख रहा होगा। अलग क्या दिख रहा, अलग ये दिख रहा, पहले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लोगे खुद से। क्यों खुद से निकाल लोगे, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये सेम है क्या, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या, सेम है। तो जो आंसर आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इस क्वेश्चन में आया था ना,
इस क्वेश्चन में जो आया था इसको पहले सॉल्व किया ना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो इसको सॉल्व करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, बराबर है। तो यही सेम पूरा किस में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ही तो हम सी एफ निकालते हैं। तो यही सॉल्यूशन किस में आएगा, इसमें आएगा। देखो वैल्यूज भी वही है, M1 2 आया और M2 कितना आया, 1 आया। तो सेम आंसर आएगा सी एफ का। तो ये तो मैंने ऑलरेडी इसमें बताया है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब फोकस कहाँ पे हमारा, राइट हैंड साइड पे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, तो एक ही हमारा टर्म रहती थी राइट हैंड साइड में, है ना, या तो साइन एक्स माइनस 2y, या तो साइन एक्स प्लस 2y, या तो e⁻x+y, एक ही टर्म रहती थी। बट इस क्वेश्चन में अलग क्या है, दो टर्म दिए हमारे, ठीक है। एक हमारी ये वाली टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है। तो यहाँ पे दो केस लगानी पड़ेंगी। एक केस कौन सी रहेंगी, चलो ये तो सी एफ निकाल लोगे आप। अभी पी आई के ऊपर फोकस करते, तो फॉर्मूला तो वही है, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या रहता है आपको पता है ये, और एफ ऑफ एक्स वाई क्या रहता है, ये जो राइट हैंड साइड में रहता है ये पूरा हमारा रहता है एफ ऑफ एक्स वाई, लिख लिया। तो ये ब्रैकेट में बराबर लिखना, ठीक है, दो टर्म है अभी। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना। अब देखो इसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, अब क्या करना, दो टर्म है ना, तो ये जो है ना इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये वाली टर्म लिखी इनटू ये वाली टर्म लिखना, फिर प्लस आएगा, फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना, तो फिर से ये वाली टर्म लिख लेना, मल्टीप्लाई ये वाली टर्म लिख लेना, सिंपल है। ये वाली टर्म इनटू ये, फिर हमारा साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस लिखते, प्लस है तो प्लस लिखना, फिर से ये वाली लिखना टर्म और ये लिखना। यहाँ तक हो गया। अभी देखो, तो अभी इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको बोला है I1, फिर प्लस इसको बोला है I2। तो यहाँ पे हम कौन सी केस लगाएंगे, देखो ई है तो हमारी केस 1 लगेंगी। तो ये दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और यहाँ पे साइन है तो केस 2 लगेंगी। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों केस लग रहे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम केस 1 का यूज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे जहाँ हम केस 2 को लगाएंगे। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने I1 बोला है तो I1 को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हमने इसको हमने पहले सॉल्व किया है क्या, देखो जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, पेज उधर चला गया, रुक जाओ। नहीं, ये वाला तो पेज नहीं है, कहाँ पे रखा मैंने, ये वाला। अभी देखो, इस क्वेश्चन में ये था हमारा पी आई, क्या सेम है क्या, ये देखो बरा, 1/d² - 3d d प्लस 2d² इंटू e⁻2x+3y, सेम है। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ये आंसर आया था, तो इसका भी तो वही आंसर आएगा ना, देखो वही आंसर आया, क्योंकि सेम है ना,
ठीक है, तो सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हमने ये किया था, तो सेम ही तो है ना ये पूरा। तो हमने I1 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने पी आई क्यू लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही था ना, यहाँ पे अभी दो दो टर्म है, तो एक को हमने I1 दिया है और एक को हमने I2 दिया है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम पी आई मिल जाएगा। ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, बस I1 लिख लेना, प्लस लिख लेना और I2 लिख लेना। तो I1 तो सॉल्व हो गया, अभी ये हमारा I2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो I2 को लिख लिया। क्या हमने इसको भी सॉल्व किया क्या थोड़ी देर पहले? देखो ये क्वेश्चन किया ना हमने, देखो ये सेम है क्या, 1/d² -3d प्लस 2d² इंटू साइन x माइनस 2y सेम है। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, सेम आपको इसको ही करना है। सेम साइन है तो केस 2 लगेंगी। ठीक है, सेम आपको सॉल्व करना है, तो सेम आंसर मिलेगा। -1/15 -1/15 इंटू साइन x माइनस 2y साइन x माइनस 2y सेम आपको करना है, तो I2 भी मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा पी आई क्या होगा, I1 प्लस I2। तो लिख लेना पी आई इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 का आंसर क्या आया था, 1/4 इंटू e⁻²x प्लस 3y, 1/4 इंटू e⁻²x प्लस 3y, फिर ये प्लस आएगा, I2 ये वाला है, लिख लेना I2। फिर क्या करना, ये एज इट इज लिखा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, तो माइनस, बाकी एज इट इज। तो यही हमारा पी है, बाकी सॉल्व नहीं करना पड़ता यहाँ तक। और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम, कंप्लीट सॉल्यूशन सी अप प्लस पी आई। तो सी अप जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये रहा हमारा सी अप, लिखा, फिर प्लस देना। पी आई क्या है ये हमने निकाला, ये पूरा लिखना, यहाँ तक हमें सॉल्यूशन करना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको दो टर्म दिए रहेंगे, तो इसके लिए भी केस लगाना पड़ता है, इसके लिए भी केस लगाना पड़ता है, तो देख लेना कौन कौन सी केस लगती है। और कभी कभी एक ही टर्म देंगे, जैसे यहाँ पे साइन ही दिया है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली दिया है, तो कभी कभी एक टर्म भी देंगे और कभी कभी ऐसे दो टर्म भी वो दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड अगले वीडियो में डालूंगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। जो भी डाउट होंगे अच्छे से वीडियो देख लेना है और लिखना है, सिर्फ देखना नहीं है, अच्छे से नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, कुछ भी डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको यूज़फुल लगते होंगे वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसको नीड है उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।